Hello students, so here is Jitendra Goswami in front of you, your chemistry coach, and we are going to deal today with our new topic, and it is electrolytic cell. Till now we discussed about the some measurements related to electrolytic cell, like resistance, resistivity, conductivity, all these things. But now we are going, and they also were related to electrochemical cell. Electrochemical cell we already covered. So now it is another type of electrolytic cell. So it is another type of cell, and it is electrolytic cell. It is also known as electrolysis. हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या पढ़ा है हमने? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में फिर से एक बार रिपीट करते हैं. ये वो सेल होती है जहां पे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो बट जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बार बन गई तो हो किससे रहा था कि कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रही है. लेकिन अब क्या करना है हमें? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से बनी उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? नई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और फिर से केमिकल रिएक्शन जो पॉसिबल नहीं है उन केमिकल रिएक्शंस को हम करवा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है. इसमें होता क्या है बेटा? एक ही बीकर रहेगा हमारे पास. इन दिस प्रोसेस वी हैव a beaker in which we take electrolytic solution ठीक है. एक ही बीकर के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रोड रहेंगे. ठीक है. इनको हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी है. मतलब मैं यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं. इसका इधर पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, इधर नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है. तो मतलब ये पूरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया. बैटरी जिससे कनेक्ट की है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ठीक है. अपोजिट का मतलब है जो एनोड होगा, जहां पे अब भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा जैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता था. अब भी कैथोड के ऊपर रिडक्शन ही होगा जैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता था. बट हियर एनोड इज पॉजिटिव. ठीक है बेटा. एंड कैथोड इज नेगेटिव. एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. बट इतना सा अंतर है. मान लो मैं NaCl के लिए बात करता हूं. वैसे ऑब्जर्व ये कॉपर के लिए किया गया. ठीक है. NaCl की इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम, वो या तो बेटा मोल्टन स्टेट में होगा. ठीक है. जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किस में होगा? मोल्टन स्टेट में हो सकता है अपनी में, और एक्वियस स्टेट में हो सकता है. एक्वियस स्टेट में हो सकता है. ठीक है. बस इतना सा अंतर है. अब जैसे हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट की. देखो यहां पे ना बहुत सारी चीजें मुझे सिखानी पड़ेंगी, लेकिन मैं इस सब में नहीं जा रहा. यहाँ पे नया टॉप, अगर एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन की बात करता हूं तो यहाँ पे जंक्शन ओवर पोटेंशियल की बात होगी. फिर ओवर पोटेंशियल समझाने के लिए मुझे और भी कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी जो कि 12th लेवल पे नहीं आती है. ठीक है. 12th लेवल पे नहीं आती है, कंपटीशन लेवल पे भी नहीं आती है. इसीलिए मैं डायरेक्ट यहां से, तो मैं केवल बहुत ब्रीफ में जा रहा हूं. इलेक्ट्रोलाइट समझाऊंगा, बस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझा दूंगा, वो भी मोल्टन स्टेट वाले से. एक्वियस में नहीं जा रहा हूं. थोड़ा सा एक झलक दूंगा बस एक्वियस में क्या होता है, उतना समझ में आना चाहिए बस. ठीक है बेटा. चलो अब हुआ क्या, मैं एग्जांपल यहाँ पे NaCl का ना लेके किसका ले रहा हूं? कॉपर का ले रहा हूं, जो कि NCERT में दिया गया बेटा. तो ये दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के, ये भी Cu का है. ठीक है बेटा. और ये भी Cu का है. ठीक है। और यहां पे कोई भी सॉल्यूशन मान लो जो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट होगा,
सॉल्यूशन के अंदर CuCl2 मान लो, ठीक है, CuSO4 मान लो, ठीक है, मैं CuCl2 मान रहा हूं, कॉपर क्लोराइड। तो देखो बात ये होती है इसमें कि एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी, हमने यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये मान लो CuCl2 का इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब Cu2 पॉजिटिव के आयंस होंगे इसके अंदर और CuCl माइनस के आयंस होंगे। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी चालू की, अब ये चार्ज इधर उधर मूव होना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव की तरफ इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से नेगेटिव आयंस मतलब मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। बस इतनी सी होती है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब होगा क्या कि एनोड पे सेम प्रोसेस, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब जो Cu सॉलिड की जो पहले से रॉड यहाँ पे है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो Cu2+ के आयंस में टूटेगी और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, क्लियर। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा। अच्छा, ये जो करंट हम यहां लेते हैं, ये करंट लेते हैं बेटा डीसी करंट, ठीक से समझने की कोशिश करना। कौन सा करंट लेते हैं? डीसी करंट। जबकि याद करो, जब हम मोलर कंडक्टिविटी सेल के थ्रू मेजर कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले केस में, तब हम वहां पे इसको एसी बना रहे थे, है ना। अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये डीसी हुआ तो चार्ज डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहां से Cu2+ के आयंस जो टूट रहे हैं, ठीक है, वो तो इधर आ रहे हैं, लेकिन Cl- इधर मूव करेगा, लगातार मूव करता रहेगा, तो कॉपर के टूटते रहेंगे और Cl- के डिपोजिट होते रहेंगे इस इलेक्ट्रोड पे। यहां क्या होगा, पहले से Cu सॉलिड है, जो Cu2+ के आयंस यहां पे जो इसमें से गिर रहे टूट टूट के, और इस इलेक्ट्रोलाइट के पहले से जो अपने आयंस हैं वो सब इस इलेक्ट्रोड पे मूव कर रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से Cu2+ के आयन गिरे, जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े उनको ये एक्सेप्ट करता है और कैथोड पे Cu सॉलिड, मतलब इसका साइज थोड़ी देर के बाद बढ़ता चला जाएगा, है ना, जैसा पिछले सेल में होता था, सेम प्रोसेस हो रही है, और इसका साइज घटता चला जाएगा। सिंपल, इतना याद रखना है वस्तु में, एनोड कैथोड, ठीक है। बस चेंज कितना है, 2 बीकर की जगह 1 बीकर लिया है, ठीक है, और एनोड नेगेटिव की जगह पॉजिटिव है। क्लियर? बस इसे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और ये तुम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, काफी सारे मेटल्स की, लाइक हमें जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, मान लो मेरे पास NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें से मुझे सोडियम मेटल चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब यही वाली प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें भी यही होता है, क्या होगा, Na का ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोड 2 तरीके के होंगे, एक होता है बेटा इनर्ट और एक होगा रिएक्टिव। तो NaCl वाले केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये इनर्ट होंगे NaCl वाले केस में, मतलब प्लेटिनम के ले लो। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है खुद रिएक्ट नहीं करते हैं, बस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेंगे, है ना। मतलब यहां से कोई गलना वलना स्टार्ट नहीं होगा, केवल Na+ इधर मूव कर जाएगा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे, Cl- इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे Na डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है बेटा, और ये जो मेटल का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज तुमने 10th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो सोडियम यहाँ जो डिपॉजिट हो रहा है, वहां से हमें सोडियम मिल जाएगा प्योर। क्लियर? तो हम सोडियम मेटल के लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए भी यूज करते हैं, मैग्नीशियम के लिए भी यूज करते हैं, ये अलग अलग एग्जांपल्स है। इतना काफी है बस इलेक्ट्रोलिसिस से। समझ में आ गया? बस इतना तुम्हें बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना, सिंपल लिखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है, व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये अभी हम मतलब डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये तो क्वालिटी वाइज हो गया,
कि ये प्रोसेस होती है कि सर एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक तरफ एनायन एक तरफ कैटायन मूव करेंगे, मतलब एक तरफ एनायन डिपॉजिट होगा एक तरफ कैटायन डिपॉजिट होगा, तो इससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा कैथोड पे। ठीक है, ये तो हो गई प्रोसेस। अब क्वांटिटेटिव बात करें कितना डिपॉजिट होगा, उसके लिए एक भाई साहब आए, तो ये क्या है अभी जो हमने पढ़ा, ये पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। क्या रहा बेटा, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस रहा। ठीक है, इससे पहले बेटा हमने क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन देखा किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वालिटेटिवली क्या होता है। ठीक है, नाउ किस में क्वांटिटी कितनी डिपॉजिट होती है, कितनी, मेन बात है कि कितना वेट डिपॉजिट होता है ना। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चार्ज एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कितना डिपॉजिट होता है किसने बताया, फेराडे ने। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1833 से 1834 तक इसने। ठीक है, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये क्या करता है, इसे क्या मिला, 2 लॉज इसने क्या किए, उन सब जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए उनसे सबसे कंक्लूड करके 2 लॉज उसने दे दिए। वो 2 लॉ क्या है, वो 2 लॉ ये है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, पहला लॉ इसने क्या बोला कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, द अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ये लिख दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है बेटा, इलेक्ट्रोड में, और मेरे पास ये बीकर है, कि यहां से कितना चार्ज, मतलब कितना चार्ज इस वाले इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी में यहां से पास करूंगा, जितना चार्ज, जितना करंट में यहां से पास करूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, जितनी करंट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, जितना चार्ज पास करूंगा। ठीक है, तो जितना चार्ज यहां से मूव होगा, और चार्ज किसकी फॉर्म में मूव होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, है ना। तो जितना मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा उतनी ज्यादा क्या होगा, मास डिपोजिशन होगा। तो मैं इसे मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड यू नो दैट वेयर बता देता हूं मैं, W क्या है बेटा, मास डिपॉजिटेड है या वेट डिपॉजिटेड मान लो। ठीक है, एंड Q क्या है बेटा, चार्ज है, चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, चार्ज का क्या मतलब होता है, तुम लोग जानते हो मैथ से, सिंस Q इक्वल टू I इंटू टी। I क्या है, करंट है, अरे सर यहां भी फिजिक्स, हाँ बेटा क्या करें, और ये क्या है, टाइम इन सेकेंड्स है। ठीक है, तो यहां से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी हो गया बेटा। तो W इक्वल टू, या ऐसे मत लिखो तुम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से ये आया ZQ। Z is the proportionality constant, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा, और इसका नाम बोल देंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे, Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है, तो Z होता है बेटा E अपॉन 96500, इतना याद रखो बस, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या होता है, E अपॉन 96500, जहां पे E क्या है, E क्या है बेटा, वेयर E इज, E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें पता है, कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जेड की वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो आई और टी की वैल्यू दी होगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करो दोनों की वैल्यू, वेट निकल आएगा। समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट आ गया अभी, क्लियर। चलो एक पार्ट तो ये हो गया कि इसमें कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो रही होगी, जितना चार्ज उस इलेक्ट्रोड से पास होगा उतना ज्यादा मास उस पर डिपॉजिट हो रहा होगा। सेकंड क्या आता है, सेकंड लॉ दिया इसने, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशंस।
टू डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेगी, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेगी, दो ले लो, तीन ले लो, कितनी भी ले लो, ठीक है। और ये दोनों बेटा क्या है, सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दी मतलब, ठीक है। यहां पे ये की लगा दो, ठीक है बेटा, ये बैटरी लगा दो और इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा कि इसने बोला कि जब ऐसी सिचुएशन हो तब सीरीज में कनेक्ट है, when two cells are connected in series then amount deposited at respective electrode, मतलब इसमें जिस भी इलेक्ट्रोड पे अमाउंट डिपॉजिट हो रहा हो, इसमें जिस भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा हो अमाउंट आर इन रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब ये हुआ कि W1 इक्वल्स टू क्या है, Z1 I T1 IT है, W2 क्या हो गया, दूसरे वाले में कितना डिपॉजिट हो रहा होगा, Z2 IT होगा, ठीक है बेटा। नाउ इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, मतलब प्रोपोर्शन में ले लेना है। तो W1 अपॉन W2 क्या आएगा, E1 अपॉन 96,500, E2 अपॉन 96,500, ठीक है। IT और यहाँ पे IT टू IT कैंसिल, 96,500 से ये कैंसिल, सिंपल क्या आ जाएगा बेटा, E1 अपॉन E2 आ जाएगा। तो वही उसने बोला है, देखो डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड आर इन रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन टू देयर इक्विवेलेंट, मतलब W1 अपॉन W2 क्या होगा, E1 अपॉन E2 होगा, दैट्स ऑल। ये फेराडे लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। समझ में आ गए, बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। कब होगा ऐसा, जब दो सीरीज में लगे, दो की जगह तीन लगे हो, ठीक है, तो तीन का रेशियो निकलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। हम एक एग्जांपल देखेंगे मोल्टन NaCl का, ठीक है। मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, पानी नहीं है उसके अंदर, पानी होता तो एक्वियस NaCl होता, ठीक है। और उसको मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं करा रहा हूं, इतना ही काफी है तुम्हारे समझने के लिए, क्योंकि मुझे एक टर्म डिराइव करना है। मान लो मैं कराता हूं, तो बेटा क्या होगा, Na+ के आयन, नेगेटिव चार्ज क्या होगा इसमें, कैथोड होगा, है ना, बता चुका हूं तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, एनोड होगा, ठीक है। Cl- इधर जाएगा, ठीक है। Cl- क्या लिबरेट होगा, मतलब Cl- ऐसे अटैच हो रहा है बेटा, Cl- में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है और नेचुरल Cl आयन, Cl का एटम बन रहा है। तो देखो होगा क्या, एनोड पे ये Cl का एटम जाता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये याद रखना, ठीक है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सॉलिड बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, तो डिपॉजिट कब होगा, जब वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, एक्वियस फॉर्म में। लिक्विड से कोई सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो बोलेंगे कि वहां पे कुछ हमारे पास माल जमा हो रहा है ना। तो Na+ एक्वियस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैथोड का वेट बढ़ता चला जाएगा। Cl- में क्या होगा बेटा, Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। इसका मतलब सीधा साधा है, एक Cl, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। देखो ये 1 मोल Cl है, ठीक है, ये आधा मोल Cl2 है, ठीक है। तो एक ही बात हो गई, Cl- में से इसको मैं Cl भी लिख सकता हूं समझने के लिए, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ इसका। तुम जानते हो ना ऑक्सीडेशन में क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इतना हो गया। होता क्या है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास बेटा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा बेटा, 1.62, ठीक है। 1.6 से याद रखो, बाद की डिजिट नहीं बोल रहा हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम समथिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 डिजिट होंगी, मैं 1.6 लिख रहा हूँ केवल राउंड फिगर में। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो फिर मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कूलम कैरी करता है,
इतना चार्ज कैरी करता है। इसका मतलब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कैरी करेगा बेटा? तो सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में चार्ज कर दो, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने पार्टिकल्स रहते हैं 1 मोल में? कितने? 6 पॉइंट, यहां पे ये लिख रहा हूं मैं तो ये समझ में आएगा, Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करोगे तुम तो ये आएगा 96487 कूलम पर मोल, ये आएगा, ठीक है। अब 96487 कूलम पर मोल आएगा, इसको बोलते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं उसको फेराडे ने बोल दिया कि यही है फेराडे कांस्टेंट। क्या है बेटा? ये फेराडे कांस्टेंट। तो तुम्हारे एक चीज समझ में आ जाती है, क्या चीज समझ में आ जाती है कि n मोल इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज कैरी करेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स हो उतने का गुणा कर दो इसमें। इसी डिजिट को 96487 को रफली 96500 कूलम पर मोल लिख लेते हैं। समझ में आती है? फेराडे की वैल्यू नर्स इक्वेशन में कहां से हम 96500 रख रहे थे, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये इससे रिलेटेड टॉपिक है इसलिए यहां पे समझाया। तो देखो ये क्यों समझाया जा रहा है तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करके चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर लिबरेट हुआ, Cl- ने लिबरेट किया और सोडियम ने एक्सेप्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ पूरे सर्किट में, ठीक है, तो उसने कितना चार्ज कैरी किया? इतना चार्ज कैरी किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब क्लोरीन इतना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और सोडियम इतना चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है। प्रैक्टिकली डेटा समझ में आना चाहिए। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूं यहाँ पे कि मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, एक रिएक्शन ले रहा हूं बेटा कि मान लो ये मेरे पास है क्रोमियम 3+ में मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्रोमियम सॉलिड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्रोमियम सॉलिड बना रहा हूं। नाउ अब इस बात पे आओगा, अब किस बात पे आना है कि एक क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन की। कितने की जरूरत पड़ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्रोमियम डिपॉजिटेड कितना होगा? W कितना डिपॉजिटेड होगा, ठीक है। इसके लिए ये निकालने के लिए वैसे मैं बता देता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट 1.1/3 आंसर आ जाएगा। ये कैसा है, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लेता हूं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ लोगों ने अपने आप बनाया, ठीक है, ऐसा नहीं है ऑथराइज्ड फॉर्मूला। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लो तुम। इन जनरल, एक लाइन लिख लेना बेटा नोट डाल के, नोट इन जनरल अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, डिट्टो लिखा रहा हूं बिल्कुल जो मैंने अपने नोट्स में लिखा, ठीक है बेटा, डिपॉजिटेड इन मोल इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स divided by number of charges on ion, number of charges on ion of the element। समझ में आया? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज नंबर ऑन द आयन ऑफ द एलिमेंट। तो देखो कितने नंबर ऑफ मोल है बेटा? 1, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल है? 1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, ठीक है। और कितना चार्ज है? नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन ऑफ द एलिमेंट। एक चीज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर, यहां पे लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये फॉर्मूला एकदम सेट है और ये सब जगह काम करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें फेराडे